नमस्कार मित्रों। आज सिद्धू ने सच में हमारे साथ टाइगर अशोक वानखड़े जुड़े हैं। अशोक जी, आपका सिद्धू ने सच में स्वागत है। नमस्कार। चर्चे बहुत हैं, अमेरिका की फाइलों की चर्चा है, प्रधानमंत्री जी भी उसमें प्रकट होते हैं, अनिल अंबानी जी उनके नुमाइंदे वो भी प्रकट होते हैं, उनके मिनिस्टर पुरी जी भी प्रकट होते हैं। मगर इस बीच ट्रंप के साथ समर्पण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रेड डील का स्वीकार करते हैं। ये हो क्या रहा है अशोक जी? मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को आप सीधू ने सट बताएं, ऐसा हम आपसे अनुरोध करते हैं। आपका फिर से एक बार सीधू ने सट में स्वागत है अशोक जी। धन्यवाद हरि भाई। आपने कार्यक्रम का नाम ही सिद्धू ना सच रखा, तो यह तो सच बोलना पड़ेगा और सीधा बोलना पड़ेगा। और आप और हम जाने ही जाते इसलिए। कई लोगों को लगता होगा कि सरकार के हर कार्यक्रम पे विरोध क्यों? विरोध नहीं है। सरकार जो बोलती है और वो करती है, इसमें इतना तफावत है कि कथनी और करनी में फर्क देखते हुए सरकार जब बोलती है तो थोड़ा-सा विश्वास नहीं होता। और कई बार अब आपने देखा होगा ट्रेड डील हुआ, मतलब ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे देश क्या कर रहा है, ये हमको अमेरिका का राष्ट्रपति बताता है बार-बार। देखिए, सीज़ फायर हुआ, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहली बार बताया, उसके बाद पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया और फिर भारत सरकार ने 1.5 घंटे बाद एक्सेप्ट किया। ट्रेड डील फाइनल हो गया, ये ट्रम्प साहब ने बोल दिया। फिर तुरंत प्रधानमंत्री ने बड़ा एक ट्वीट कर दिया कि 140 करोड़ लोग धन्यवाद देते हैं आपको और आपने बहुत एहसान किए और आपने एक ऐसा कर दिया और विन-विन सिचुएशन। उसके बाद फिर सारा बीजेपी का जितना भी ये है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक बार ट्वीट किया तो सारा टॉम डिक हैरी सब ट्वीट करके अपने-अपने मार्क्स बढ़ाने लगते हैं। ट्रेड डील क्या हुआ किसी को पता ही नहीं था और मेरा दावा है प्रधानमंत्री को भी पता नहीं था और कॉमर्स मिनिस्टर को भी पता नहीं था। क्योंकि यदि राष्ट्रपति ने कहा ट्रेड डील हो गया, तो हमारे देश ने ट्रेड डील ओपन कर देना चाहिए था। लेकिन ट्रेड डील हो गया, ट्रेड डील हो गया, ट्रेड डील हो गया। हमारे यहाँ इको पॉइंट होता है। हमारे यहाँ मांडू करके मांडवगढ़ है, वहाँ पे एक इको हाँ, पॉइंट है। मध्य वहाँ पे आप प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, उसमें मैं कहूँ हरि भाई तो उधर से आवाज़ आएगा, हरि भाई, हरि भाई, हरि भाई, ऐसा आवाज़ आएगा। तो वैसा उन्होंने कहा कि ट्रेड डील हो गया, हमारे यहाँ से इको शुरू हो गया, ट्रेड डील हो गया, ट्रेड डील हो गया। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी बताने के लिए ट्रेड डील क्या हो गया। उसके 4-5 दिन बाद रात को ट्रम्प साहब 12 बजे पहला ड्राफ्ट रिलीज करते कि ये ट्रेड डील हो गया। फिर उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ये ट्रेड डील हो गया, ये ट्रेड डील हो गया। फिर हमारा कॉमर्स मिनिस्टर ये ट्रेड डील हो गया। खूब चल गया। दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने तुरंत एनडीए के लोगों से अपने वजन के बराबर का हार बनवाया और अपने गले में पहनवा के अपना धन्यवाद अदा करवाया कि आपने ट्रेड डील किया बहुत। और अब अखबारों में विज्ञापन की भीड़ लगी है। एमएसएमई कहती है कि भाई साहब क्या कर दिया प्रधानमंत्री का। ये सब करवाया जा रहा है। आर्टिकल्स मैं पढ़ रहा हूँ, ट्रेड डील बिल्कुल बढ़िया, ट्रेड डील बिल्कुल बढ़िया। कॉमर्स मिनिस्टर लगातार स्टेटमेंट दे रहा है। पार्लियामेंट चालू है लेकिन बाहर स्टेटमेंट दे रहा है कि ट्रेड डील बहुत बढ़िया हो गया। हमने किसानों का बहुत ये किया, हमने वो बोला। जब ट्रेड डील का पहला ड्राफ्ट आया और जब मैंने पढ़ा तो आंखें की आंखें खुली हो गई। मैंने बोले ट्रेड डील नहीं है, एक डेथ डील है। ये डेथ डील है। ये वाह, मृत्यु का अनुबंध है। मृत्यु का अनुबंध है। वाह अनुबंध है। यहाँ वाह। पे अडानी अंबानी खूब कमाएंगे, खूब इंपोर्ट होगा, खूब एक्सपोर्ट होगा। लेकिन मेरे देश में जीडीपी के 18% या 20% जिसका कंट्रीब्यूशन है वो किसान मारा जाएगा। ट्रेड डील में कितना झूठ बोला जाता है, क्योंकि ट्रेड डील जो हुआ हुआ, उस ट्रेड डील को परिभाषित कैसा किया जाता है। कॉमर्स मिनिस्टर का ट्वीट है, आप देख लीजिए उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर। उनने कहा कि $30 ट्रिलियन का धंधा अब हमारे लिए खुल गया। $30 ट्रिलियन का धंधा भारत के लिए खुल गया। मैं उसी पे शॉक्ड हो गया। मुझे कभी जीवन में पता ही नहीं था, या मैं कुछ कम पढ़ा लिखा हूं या मुझे कुछ पढ़ने में आजकल कम आ रहा है, कि अमेरिका का टोटल इंपोर्ट $30 ट्रिलियन कब हो गया। और अमेरिका का सारा इंपोर्ट भी हमने दिया तो भी $30 ट्रिलियन कैसा होगा। फिर मैं अमेरिकन गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे गया
अमेरिका का कुल आयात इंपोर्ट $4 ट्रिलियन है। उस $4 ट्रिलियन में हमारे होनहार चार्टर्ड अकाउंटेंट, वाणिज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, उस 4 ट्रिलियन में 30 ट्रिलियन का धंधा करने जा रहे हैं। देखिए आंकड़े कैसे फेंकते हैं, जबान में हड्डी नहीं तो कुछ भी बोलो। ठीक है, आगे 50% से 18% ले आए। ट्रंप ने मैं 25 शॉक, से 18 लिखा है। नहीं, पहले 50 से 18 लेके आए बोले हम। मैंने देखा हमारा जो 2024 का आंकड़ा है हमारे पास, वो $91 बिलियन अमेरिका को माल बेचते हम। $91 बिलियन वो हम तब बेच रहे थे, तब अमेरिका भारत के माल पर जो टैक्स लगा रहा था वो एवरेज 2.4% था। एवरेज, किसी पे 1% था, किसी पे 0 था, किसी पे 3.5 था, किसी पे 4 था। एवरेज निकाला तो 2.4% का टैक्स लगता था। 2.4% जब वो टैक्स लगाते थे तब हम 91 बिलियन डॉलर का माल बेचते थे। अब उन्होंने क्या किया ट्रम्प साहब ने, सबसे पहले आप ज्यादा और हम 17% लगाते थे, तो उन्होंने कहा कि आप 17% लगाते हो, हम 2.5% लगाते हैं, गलत बात है, इसलिए आप पे हम रेसिप्रोकल टेरिफ 25% करते हैं। फिर रशिया से आप तेल लेते हो इसलिए और 25% करते, तो 50% हो गया। अब ट्रेड डील हो गया, हमने भी टैक्स घटाया, 0 कर दिया, तो उनको कम से कम 2.4 पे रहना था जो ओरिजिनल था। इन्होंने 50 से घटाकर 18 कर दिया। आज हम जब 91 बिलियन डॉलर का माल बेचते थे अमेरिका को 2.4 पे, अब हमको 18% पे बेचना पड़ेगा, 18%। वहां ये देश को बेचाए। पूरे एग्रीमेंट में ये कतई नहीं लिखा है कि अमेरिका हमसे कितना माल लेगा, कुछ नहीं। लेकिन उस एग्रीमेंट में ये जरूर है कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन का माल लेगा 5 साल में। नहीं सर, ना, 5 साल तक $500 बिलियन टच करना है, हर साल का है ये। 5 साल बाद $500 ही बिलियन होगा। अभी हम जो माल लेते हैं अमेरिका से वो $45 बिलियन का है। आप इसको $50 बिलियन कहो। अब कितने गुना हो गया साहब ये? 10 गुना। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, 10 गुना से भी ज्यादा। ये माल हम लेंगे कैसे? हमारी जरूरत होगी तो भी लेंगे ना। मैं एक दुकान खोलूं और मैंने कहा कि हरि भाई ऐसा है, मैं इस एरिया का दादा हूं, अब आप मेरी दुकान से $5,000 महीने का माल लेंगे। आप बोलेंगे भाई साहब मेरा रिक्वायरमेंट नहीं ना, नहीं लेंगे। आपकी तो परचून की दुकान है साहब, हाँ, फिर मैं 5,000 का माल कैसा हो जाएगा मेरा? मैं तो $2,000 का माल ले सकता हूं। नहीं, $2,000 का माल लो, फिर एक काम करना, आप कपड़े भी मेरी दुकान से खरीदना। मतलब मैं समझा नहीं। ना 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 ना, आपको कपड़े चाहिए आप मुझे बोलो, मैं ला के दूंगा आपको। आपको 5,000 का टारगेट पूरा करना है। बांग्लादेश से या पाकिस्तान से कपड़े लाके मैं आपको भारत में दूंगा। ठीक है, 500। अब हमारा होनहार वाणिज्य मंत्री कहता है $500 बिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। $50 बिलियन से $500 बिलियन ही जा रहा है। कौन सा माल भारत में आएगा? 500 बिलियन का टारगेट पूरा करने के लिए हमको 2 बातों पे बहुत ध्यान देना होगा। भारत का जो आयात का बिल है, सबसे ज्यादा आयात पे भारत खर्चा करता है, वो तेल है, क्रूड ऑयल और डिफेंस। ये जो बड़े खर्चे हैं हमारे, ये सारे के सारे खर्चे हमको अमेरिका से करने पड़ेंगे। अमेरिका से तेल खरीदना पड़ेगा थोक में, और आपको फिर तेल खरीदना पड़ेगा और डिफेंस का सारा इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा अमेरिका से, चाहे वो आपके काम का हो ना हो, चाहे उससे बढ़िया और सस्ता माल कहीं मिलता हो और ना हो।
हमको उनसे खरीदना पड़ेगा। हम कोल उनसे खरीदेंगे, एनर्जी उनसे खरीदेंगे, डिफेंस उनसे खरीदेंगे, टेक्नोलॉजी उनसे खरीदेंगे, जबकि इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी यूरोप में ज्यादा है। बाकी टेक्नोलॉजी आपको जापान और रशिया दे सकता है। एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट भी आएंगे। एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आप जितना भी है, मैं वो एग्रीकल्चर पे तो अभी आया ही नहीं साहब। मैं तो ये इसी पे बता रहा हूं आपको। पहला, $30 ट्रिलियन का कैसा झूठ बोला। दूसरा, उन्होंने 18% का कैसा गेम खेला। 2.5% से 18% पे आ गए, ये बताने में नहीं है। हम 50 से 18 पे आते हैं, तो हम 2.5 पे थे, उसका क्या। उसके बाद $500 बिलियन का गारंटी। तीसरी बात, हम रशिया से कुछ नहीं खरीदेंगे। तभी ये ट्रेड डील होगा। और रशिया से आप तेल खरीदोगे कि नहीं खरीदो, इसके लिए व्हाइट हाउस ने एक कमेटी बनाई है जो मॉनिटरिंग करेगी लगातार। ये पहली बार किसी ट्रेड डील में हुआ है कि व्हाइट हाउस एक कमेटी बना रहा है कि वो भारत पे नजर रखेगा दूरबीन से कि रशिया से कोई तेल तो नहीं खरीद रहा, खरीदेगा तो तुरंत 25% लग जाएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो आपने अपने समर्पण भाव है। सालों पुराने संबंध अपने सरेंडर कर दिए रशिया के। ये तो हो गया ट्रेड डील का मोटा मोटा काम। अब आइए एग्रीकल्चर पे। ठीक है, एग्रीकल्चर पे जब हम आएंगे तो इन्होंने कहा कि हमने एग्रीकल्चर पूर्ण रूप से संरक्षित कर दिया है, डेयरी पूर्ण रूप से संरक्षित कर दिया है। और फिर लंबा चौड़ा है कि हम ज्वार अमेरिका से नहीं खरीदेंगे, हम शक्कर अमेरिका से नहीं खरीदेंगे, हम गेहूं अमेरिका से नहीं खरीदेंगे। देखिए हमारे किसानों की भलाई के लिए कितना हम करते हैं। तो मैं हरि भाई उल्टा चला। मैंने सोचा कि ये देखे कि अमेरिका क्या बेचता है। मैं किसी सुनार के दुकान पे जाऊं और कहूं आपको कि हरि भाई देखो, मैं इस ज्वेलरी शॉप में गया और मैंने साड़ी नहीं खरीदी, तो आप कहोगे कि नहीं, क्या वानखड़ी जी क्या बोल रहे हैं आप। ज्वेलर की दुकान में साड़ी नहीं खरीदी कि क्या मायने हैं। ज्वेलर साड़ी बेचता नहीं। तो अमेरिका से हमने वो नहीं खरीदा जो अमेरिका बेचता नहीं। तो अमेरिका बेचता क्या है। अमेरिका का जो कृषि उत्पाद है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो अमेरिका $176 बिलियन हर साल बेचता है। इतना माल बेचता है $176 बिलियन का। अमेरिका का जो टोटल एक्सपोर्ट है, जो निर्यात करता है अमेरिका, उसमें से करीब करीब 10 से 12% कृषि उत्पाद है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। ठीक है, और जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अमेरिका में होता है उसका 20% वो एक्सपोर्ट करते हैं। एवरेज सभी इसका देखिए। जैसे कॉटन के मामले में उल्टा है, कॉटन 5% वो रखता है, 95% एक्सपोर्ट करता है। कई जगह पे वो एक्सपोर्ट ही नहीं करता। ऐसा मैंने ओवरऑल एक 20% है। अब अमेरिका का खेती का माल लेता कौन कौन है। सबसे बड़ा ग्राहक है यूरोपियन यूनियन, $606 बिलियन। ठीक है, एक है चाइना, $463 बिलियन। मतलब ये सारा माल एग्रीकल्चर ही नहीं, बाकी सब। और मैक्सिको $510 बिलियन। ठीक है, अब मैंने देखा कि अमेरिका का सबसे ज्यादा अमेरिका बेचता क्या है कृषि में। सोयाबीन, मक्का, ट्री नट्स, बादाम, अखरोट, पिस्ते, कॉटन और मीट, और मटन। मीट, मीट हम्म मटन। हम्म। अब आइए हमारे देश ने क्या क्या खरीदा है, जो एग्रीमेंट में हम क्या क्या खरीदेंगे। ये बोलते ना हमने बहुत साहब वो कर दिया है सरकार से, बिल्कुल मना कर दिया है सरकार को कि हम एग्रीकल्चर बिल्कुल बचा के चलेंगे। तो सबसे पहले सोयाबीन ऑयल आता है उसमें। सोयाबीन जब ऑयल हम खरीदेंगे तो हमको क्या होगा। सोयाबीन नहीं है, सोयाबीन ऑयल खरीद रहे हैं हम। ठीक है, और मैंने आज कॉमर्स मिनिस्टर का एक ये पढ़ा, लेख पढ़ा। उसमें उन्होंने कहा कि हम
सोयाबीन मील भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। सोयाबीन मील, मील क्या होता है? जब सोयाबीन का तेल निकाला जाता है, सोयाबीन का यदि आप देखेंगे तो सोयाबीन में 18% तेल होता है, 2% मॉइस्चर और वेस्ट माना जाता है और 80% खली उतरती है, जिसको हम डी ऑयल्ड केक कहते हैं, डीओसी। सोयाबीन के साथ खासियत है कि सोयाबीन का तेल दबा के नहीं निकालता, एक्सपेलिंग से नहीं होता। जैसा अपना सरसों, मूंगफली का तेल ये एक्सपेल्ड है। सोयाबीन का तेल जो है वो अलग प्रोसेस से निकाला जाता है। उसके लिए एक पूरी मशीनरी लगती है। सोयाबीन के दाने को दबाया जाता है, उसका पोहा जैसा बनता है, फिर उसमें हेक्सिन पॉपिन होता है और हेक्सिन जब ऑयल को लेके बाहर आता है तो उससे हेक्सिन अलग किया जाता है, ऑयल अलग किया जाता है, तो एक्सट्रैक्शन कहते हैं उसको। एक्सपेल और एक्सट्रैक्शन, तो सोयाबीन एक्सट्रैक्शन ऑयल के प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े। अब आप कहेंगे कि भाई सोयाबीन ऑयल आने से क्या प्रॉब्लम है? अब देखिए, अमेरिका में जीएम सोयाबीन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन। इसका कल्टीवेशन अपने सोयाबीन से कई गुना ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पे मेरे यहाँ 1 एकड़ में यदि 5 क्विंटल सोयाबीन होता है तो अमेरिका में जीएम की क्वालिटी वेराइटी से 25 क्विंटल होता है, 5 गुना ज्यादा। तो उससे क्या होता है, उनका तेल निहायत सस्ता होता है। अब वो सस्ता तेल जब सोयाबीन का मेरे यहाँ आएगा भारत में, तो मैं सोयाबीन का करूंगा क्या? मूंगफली तो वैसे भी खाई जाती है, लेकिन सोयाबीन वैसा नहीं खाया जाता। कोकोनट वैसा भी खाया जाता है, लेकिन सोयाबीन वैसा नहीं खाया जाता। तो जब तेल आएगा तो मेरे यहाँ तेल बनाने वाले जो कंपनी है, एक्सट्रैक्शन बड़े बड़े प्लांट, वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनका तेल और इसके तेल में जमीन आसमान का फर्क है कीमतों में। तो अमेरिकन तेल के सामने भारत तेल खड़ा ही नहीं होगा, भारतीय सोयाबीन का तेल। तो वो सही बात। प्लांट बंद हो जाएंगे। जब वो प्लांट बंद हो जाएंगे तो फिर सोयाबीन खरीदेगा कौन? तो हमारे यहाँ नुकसान क्या है? सोयाबीन के प्लांट बंद हो जाएंगे, सोयाबीन का नुकसान हो जाएगा, कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, करोड़ों करोड़ों अब्जों रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। किसान का सोयाबीन कोई नहीं खरीदेगा। सरकार, महाराष्ट्र का बहुत ही पढ़े लिखे मंत्री है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी कल स्टेटमेंट दिया कि सरकार खरीदेगी सोयाबीन। अरे सरकार खरीद के क्या भैया, उसको क्या करेगी? समुद्र में फेंकेगी? भजिया तलेगी। बेच भजिया तलेगी सोयाबीन की? वो भी नहीं तल सकते जब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो। दूसरी बात, इसके आगे चलता हूं। जो खली होती है डी ऑयल्ड केक हमारा, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, वो मार्केट हमारे हाथ से चला जाएगा। ठीक है। अब इन महामहिम ने कहा कि हम सोयाबीन खली आने नहीं देंगे, अमेरिका से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होने देंगे। अरे तुम इंपोर्ट नहीं होने देंगे, लेकिन एनिमल फीड में आ जाएगी वो, क्योंकि हम्म। एनिमल फीड अलाउड है। ठीक है। यानी हमारे यहाँ ये हो सागर ताण जो होता है वो बंद हो वो जाएगा। हाँ, बंद हो जाएगा। ये सारी चीजें वहां से आएगी। तो सोयाबीन आ रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरा है सबसे बड़ा उनका बेचने वाला माल, मक्का। मक्का का क्या होता है? अमेरिका में मक्के की रोटी नहीं खाई जाती। अपने यहाँ मक्के की रोटी सरसों का साग खाते हैं, वो नहीं खाते। वहां अमेरिका में मक्का एनिमल फीड में जाता है। हम्म। ठीक है। और मक्के का सबसे बड़ा दूसरा जो उपयोग है, सबसे ज्यादा, वो है एथेनॉल निर्मित में, एथेनॉल बनाने ओ। में। ठीक है। अच्छा। हमारे भारत में भी मक्के से एथेनॉल बनता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के तहत यदि भारत में आप मक्का बेस्ड एथेनॉल प्लांट डालते हैं तो आपके एथेनॉल की कीमत 70 रुपए हो जाती है। वो 70 रुपए में गवर्नमेंट खरीदती है। इसलिए मक्के की एमएसपी सरकार ने 2400 रुपए रखी थी, ताकि ये एथेनॉल प्लांट वाले लेंगे। लेकिन अपने देश में तो चोरी का कैरेक्टर ही है हमारा, क्या कहें, एक्सेप्ट करना पड़ता है। लोग बाकी अनाज से इथेनॉल बनाते हैं और मक्के का भाव आज 1100 रुपए है मार्केट में। मेरे ख्याल से 2400 के 6,000 का वायदा किया था महाराष्ट्र में चुनाव के नहीं वक्त। नहीं, सोयाबीन का किया था। अच्छा, वो तो सोयाबीन का किया सोयाबीन था। है, हाँ। वो तो सोयाबीन तो मर ही गया, छोड़ दीजिए, मर सोयाबीन गया। तो मर ही गया। अब हम मक्का पे बात कर रहे हैं, तो मक्का का अब उसमें होता है कि हम वहां से एथेनॉल खरीदेंगे। एथेनॉल आ रहा है अमेरिका में केमिकल्स के तहत। जब एथेनॉल आएगा तो मक्का का बाय प्रोडक्ट में जो मेन प्रोडक्ट इथेनॉल आएगा, मक्का इथेनॉल के रूप में भारत में आएगा, मक्का एनिमल फीड के रूप में भारत में आएगा। और तीसरा है, जो एथेनॉल निर्मित के दौरान मक्के से एथेनॉल निकालने के बाद जो खली बचती है,
इसको DDGS कहते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन युक्त होती है, उसको एनिमल फीड में डाला जाता है। तो भारत ने एग्रीमेंट में DDGS 0% पे हमारे यहाँ आयात होगा। मतलब मक्का, सोयाबीन, मतलब सोयाबीन का हो गया पूरा, मक्का, एथेनॉल, DDGS और एनिमल फीड के द्वारा फिर भारत में आएगा। तो मक्का भी हो गया। तीसरा है वॉलनट, ट्री नट्स। ट्री नट्स पूरे के पूरे आ जाएंगे, वो तो रेगुलर ट्री नट लिखा ही है उसमें। चौथा है कॉटन। ये कॉटन का जिक्र अभी नहीं करते क्योंकि 3 महीने पहले, इस एग्रीमेंट के पहले ही 11% ड्यूटी कॉटन पे थी, वो 0% हो गई। पिछले 1 महीने में भारत में अमेरिका से कॉटन का इंपोर्ट 95% बढ़ गया। तो मेरा यहाँ कॉटन का किसान मर गया, मेरे यहाँ सोयाबीन का किसान मर गया, मेरे यहाँ मक्के का किसान मर गया, मेरे यहाँ अखरोट वाला मर गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये कहते हैं कि हम वहां से शक्कर नहीं ला रहे, वो बेचते ही नहीं। हम गेहूं नहीं ला रहे, वो बेचते ही नहीं। हम चावल नहीं ला रहे, वो बेचते ही नहीं। जो अमेरिका बेचना चाहता है वो बेच के चला गया। मीट एक छोड़ा तो बाकी कोई सेक्टर नहीं जिसमें इन्होंने मारा नहीं। और साथ में एक लाइन और है, अदर प्रोडक्ट्स। उस अदर प्रोडक्ट्स के बारे में कोई नहीं है। अब जब मेरे जैसे लोग इतना अंदर घुस के ये जब सारा बाहर निकाल के लाए, तो एक नया स्टेटमेंट आया सरकार की तरफ से, ये ट्रेड डील नहीं है, ये एग्रीमेंट है पहला। अब इसके मगर ट्रेड अंदर डील और इसके आधार पर ही होगा ना। इसी के आधार पर होगा, लेकिन अंदर हम और बदलाव करेंगे क्योंकि अब वो क्रिटिसिज्म झेलने की स्थिति में नहीं है। कितना अरे साहब, दुर्भाग्य है, गेहूं कितना आयात दुर्भाग्य। नहीं कर रहे हैं, अशोक जी, गेहूं आयात नहीं कर रहे हैं, मगर अभी सीजन बिस्किट, तैयार होने जा रही है और गेहूं के मैंने क्या भाव कहा, डाउन हो गए हैं। मैंने क्या कहा, आप बिस्किट आयात कर रहे हैं। हाँ, आप, हमारा देश सबसे ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाने वाला देश है विश्व में, लेकिन हम प्रोसेस फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स, जूस और प्रोसेस फ्रूट्स अलाउ कर दिया 0% पे। वो दो वो 11%, 18% ले रहा है, हम 0% ले रहे हैं। कम से कम 18 के बराबर 18 होना चाहिए था, वो नहीं कर रहे। एक जमाने में वो 2.5% ले रहे थे, हम 18 ले रहे थे, तो हमको डोनाल्ड ट्रंप टैक्स टेररिस्ट कहता था, टेरिफ टेररिस्ट। आज हम 0% पे है और वो 18% पे है। हु इज द टेरिफ टेररिस्ट? डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथ हाथ मिलाने वाले नरेंद्र मोदी। डेफिनेटली, डेफिनेटली। And on what count? एक तरफ आप प्रेस रिलीज देते हैं कि अमेरिका ने 50% लगाने के बाद भी भारत के एक्सपोर्ट में फर्क नहीं पड़ा, देन व्हाई नील डाउन? दूसरी बात, रशियन ऑयल हम खरीदेंगे, हम इंडियन रुपी में डील करते थे। हम बहुत से कंट्रीज में ऑयल खरीदते समय इंडियन रुपीज को डील करते थे। अब हमको अमेरिका को हमको देना होगा डॉलर। अब हमारे देश से और डॉलर बाहर निकलेगा, इसका मतलब रुपए की कीमत और गिरेगी। क्या डॉलर 125 रुपए होगा आने वाले समय में? इन सारे सवालों के किसी के पास जवाब नहीं। एक सवाल पूछा हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को कि सर, रशियन ऑयल के बारे में ट्रंप बार बार कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को पूछो। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कहते हैं कि वाणिज्य मंत्रालय को पूछो। पेट्रोलियम मंत्री बोलने को तैयार नहीं क्योंकि वो एप्स्टीन में फंसा हुआ है। सर, रशिया से $16 डिस्काउंट से हमें क्रूड ऑयल मिल रहा है पर बैरल। हमारे यहाँ ये एप्स्टीन के हीरो पुरी साहब ने चौड़े होकर स्टेटमेंट दिया था, भारत जहां सस्ता पूरेगा वहीं से लेगा। अब रशियन क्रूड ऑयल सस्ता है, अब क्यों नहीं ले रहे आप? उसने $11 कल और कम कर दिए, क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, दूसरी बात, मैंने अमेरिकन अखबारों के आर्टिकल्स पढ़े जो वहां के अर्थशास्त्रियों ने लिखे, इकोनॉमिस्ट ने।
उनने ये कहा कि ट्रम्प कैसा बोल रहे हैं कि आप वेनेजुएला से तेल लो। वेनेजुएला बैंकरप्ट हो गई थी। वेनेजुएला के जो तेल की मशीनरी मतलब तेल पंपिंग जो स्टेशन है, एक्सट्रैक्शन स्टेशन, वो इतनी बुरी हालत में है कि उसको हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू हैव टू पंप इन टू मेक इट वाइबल। पहले वेनेजुएला की क्रूड इंडस्ट्री को आपको हजारों लाखों डॉलर फेंकने पड़ेंगे तब जाके वो काम करने लायक होगी। उसके बाद आप तेल निकालो। और अशोक जी उसमें एक ऐड कर लूं, सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट्स ने जो कहा है वहां पर वेनेजुएला का जो तेल है वो कैपेसिटी नहीं है उसके पास भारत को जितना चाहिए उतना प्रोवाइड करने की। अमेरिका क्या का जो है तेल है वो उनके गैसोलीन के लिए ठीक है, हमारी रिफाइनरी उसको शुद्ध नहीं कर सकती। कई चीजें हैं सर, लॉजिस्टिक देखिए ना, वहां से तेल लाने का खर्चा कितना है। एब्सोल्युटली। तो तेल महंगा होगा, हम महंगा खरीदेंगे। जो डिफेंस नहीं चाहिए, मस्क ने खुद कहा था कि जिस प्लेन की अमेरिका बेच रहा है भारत को डिफेंस के लिए, उन्होंने कहा कि वो तो बंगारवाड़ा, कई बार क्रैश हो चुका है। बंगारवाड़ा बोला था उसने। भंगारवाड़ा बोला, भंगार बेच रहे हो आप, क्यों बेच रहे हो? मोदी तो खरीद देश रहे को हैं। कहां, कहीं देश को कहां लेके जाके बेचे? मात्र अखबारों में बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देके आप अपनी वाही वाही करवा सकते हो, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? यथार्थ के धरातल पे जब आप ग्राउंड लेवल की बातें करेंगे तो आपको दलदल में फंसता हुआ भारत दिखाई देगा। आपने आज सही कहा। भारत में, आज महाराष्ट्र में, अकेले महाराष्ट्र में रोज 6 का एवरेज है किसानों की आत्महत्या का, 6 सुइसाइड्स अ डे। जिस पर मोदी राजनीति कर रहे थे विदर्भ में जाकर। हाँ, तब उन्होंने बोला था चाय पे चर्चा पे, और जिनके साथ चर्चा की थी वो सारा गांव का गांव उठ के आया था दिल्ली में, तो मिलने से मना कर दिया। हम्म। अब भी इस पिछले चुनाव में 1 साल भी नहीं हुआ उस बात को। हमारी सरकार आई तो सोयाबीन को 6,000 रुपए दूंगा। अरे सोयाबीन मर रहा है 2-3 हजार रुपए पे, 3,2500 पे। आप एमएसपी अनाउंस करते हो, एमएसपी पे खरीदने की ताकत नहीं है आपके पास। जब सही एमएसपी बात। पे खरीदने की बात आती है, देश जब देखिए केंद्र सरकार ने एमएसपी अनाउंस कर दी, कृषि सोयाबीन के लिए एमएसपी हो गई, लेकिन महाराष्ट्र सरकार कहता है कि पर एकड़ सिर्फ हम 5 क्विंटल खरीदेंगे और सिर्फ 2.5 एकड़ का खरीदेंगे या 5 एकड़ का खरीदेंगे, बाकी नहीं खरीदेंगे। ये तो कंडीशन नहीं थी एमएसपी पे, हम्म। क्योंकि आपके पास पैसा नहीं, आपके पास कैपेसिटी नहीं। अशोक जी मुझे एक आज अंतिम सवाल पूछना है, एक सवाल पूछना है। ये लोग इतना लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और फिर भी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? वजह है कि लोगों को अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है। अब मैं अल्टरनेटिव के लिए जब मैं तो लगातार भ्रमण कर रहा हूं, मैं फिर अब 8-10 दिन के पूरे देश में। महाराष्ट्र के टूर पे जा रहा हूं। मैं अभी उत्तर प्रदेश से होके आया। जिनसे भी बात करो लोग मायूस हो गए। लोग कहते कि इनके खिलाफ वोट भी दो तो क्या होता है, इनके खिलाफ आंदोलन करो तो गोलियां चलती है, लोगों पे देशद्रोह के केसेस लगते हैं, लोग जेल में सड़ते हैं, लोग मरने पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 700 किसान मर गए, प्रधानमंत्री ने कहा मेरे लिए मर गए क्या? तो डेथ काउंट से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। और जब हम ये सोचते हैं कि लोगों को नाराज करके कैसे ये चुनाव जीतते हैं, तो लोगों के भरोसे चुनाव ही नहीं जीतते। एब्सोल्युटली। ये अपनी जीत का आंकड़ा पहले डिजाइन करते हैं और उस हिसाब से नतीजे ले आते हैं। चुनाव आयोग इनके साथ है, सर्वोच्च न्यायालय इनके साथ है, तो फिर लोग जाएंगे। लोग कहते ना कोर्ट जाओ तो कोर्ट इनके साथ, चुनाव आयोग इनके साथ, इधर बटन दबाओ तो उधर वोट गिरता है, फिर क्या फायदा? क्या फिर फायदा? कब तक चलेगा? ये अब तक ही मैंने पहले भी कहा था कि ये फोड़ा है, जब तक ये पकेगा नहीं तब तक फूटेगा नहीं। और अशोक जब जी होगा, आपने। जब मैं बोला जब होगा, रशिया जैसी स्थिति होगी। ये देश जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जी जान लगा के अलग अलग संस्थानों को विलीन करके एक भारत का निर्माण किया था, जैसा रशिया टूटा वैसा भारत टूटता हुआ नजर आता है मुझे आने वाले समय में। शायद हम रहे ना रहे, क्योंकि फिर ये इतनी अराजकता बढ़ेगी, इतना बड़ा सिविल वॉर होगा।
ये रजवाड़ों अपने को आप उकसा रहे हैं, ये खुद ही बिल्कुल रजवाड़ों को उकसा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अगड़ों बिल्कुल पिछड़ों को उकसा रहे हैं। बिल्कुल। ये जो अभी यूजीसी का मामला आया, इससे अभी भी देश में डिवाइड हो गया और मैं उस बहुत डर रहा हूँ अभी। मैं डर इसलिए नहीं रहा हूँ कि मुझे कुछ होगा, मैं डर आपके लिए नहीं रहा हूँ। मैं डर इस देश के भविष्य के लिए रहा हूँ। हमने जिंदगी जी ली भाई। सीधी बात है। जो स्पैन है, एवरेज स्पैन है इंडियन का, वो हमारी उम्र हो गई है। अब हम बोनस पे हैं। लेकिन देश का भविष्य, एक शहरी होने के नाते सिर्फ कुत्ते बिल्ली भी पैदा होकर मर जाते हैं। हम तो इंसान हैं, थोड़ा हमारा समाज के प्रति, देश के प्रति दायित्व है। सही बात। इसलिए बात करते, विरोध के लिए बात नहीं करते। अशोक जी, आज आपने जो कहा, आपने कहा कि ये ट्रेड डील नहीं है, डेथ डील है, ये आपने बराबर समझाया है। और भविष्य उतना उज्जवल नहीं है इस देश का, और ये देश टूटने के कगार पर है, उसको उकसा रहे हैं। और मेरे ख्याल से हम लोगों को जागना होगा, लोगों को संविधान की रक्षा करना होगा, लोकतंत्र की रक्षा करना होगा, वरना ये तो देश को बेचने के लिए चले हैं, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। आज हमारे साथ आप जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो कहा वो तथ्यों के आधार पर, किसी से विरोध नहीं, तथ्यों के आधार पर आपने जो बातें करी है, हमारे दर्शकों को इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, देश में और विदेशों में भी। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।